Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics वाला. This is Nancy Della and today we will discuss the chapter Reproductive Health. तो NCERT माइंड मैप सीरीज का ये सेकंड चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल में किया था, ठीक है. एंड आई होप ये जो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि इसके अंदर हम सारे के सारे चैप्टर को बहुत कम टाइम के अंदर आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है. तो चलिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO. फिर हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कि मतलब क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टेम्परेरी मेथड क्या होते हैं, और जो भी टेम्परेरी मेथड और जो परमानेंट मेथड है कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनका मोड ऑफ एक्शन रहेगा. हम STD के बारे में बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, MTP के बारे में बात करेंगे एंड इनफर्टिलिटी एंड ART के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो हेडक्वार्टर बेटा जनेवा के अंदर है, इसके अंदर हम सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं. अगर मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन की बात करूं तो इसका मतलब है ए स्टेट ऑफ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. हम फिजिकल फैक्टर भी देखेंगे, हम इमोशनल भी, सोशल भी और बिहेवियरल सारे के सारे एस्पेक्ट को हम डील करने वाले हैं, ठीक है. एक इंडिविजुअल फिजिकल फिट है यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से वेल डेवलप्ड है, अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम अच्छे से हो रहा है, ठीक है. मतलब इंडिविजुअल के अंदर कोई भी एंजाइटी डिप्रेशन जैसा तो कुछ नहीं है, ठीक है. सोसाइटी का उसके लिए मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका सोसाइटी के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बिहेवियर कैसा है, मतलब ज्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं है, अच्छे से सबसे बात कर रहा है या नहीं कर रहा. तो हम सारे के सारे फैक्टर को यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं. तो कौन कौन से चार फैक्टर हो गए, हम यहाँ पर फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, इमोशनल की, सोशल की एंड बिहेवियरल की. हम ये सारे के सारे एस्पेक्ट की हम बेटा यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है. तो आगे हम मैं बात करूं कि जो इंडिया पहला कंट्री था, ठीक है, इंडिया पहला कंट्री था जिसने जो सबसे पहले मतलब ये सोचा कि हम पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं. क्योंकि बेटा जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से मतलब एक्सप्लोड कर रही थी, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही थी. लेकिन पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही थी बेटा, पॉपुलेशन बढ़ रही थी ज्योमेट्रिकली, ठीक है. जो पॉपुलेशन है बेटा ये कैसे बढ़ रही थी, ज्योमेट्रिकली बढ़ रही थी, ठीक है. ज्योमेट्रिकली बढ़ रही थी पॉपुलेशन, ऑलराइट. और अगर मैं बात करूं कि रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो किस तरीके से बढ़ रहे थे बेटा, ये बढ़ रहे थे अर्थमेटिकली. किस तरीके से बढ़ रहे थे, अर्थमेटिकली यहाँ पर बढ़ रहे थे. ज्योमेट्रिकली कैसे, अगर मैं बात करूं जैसे कि 2, 4, 8, 10 इस तरीके से. और अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे थे, ठीक है. तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन तो ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑलराइट. हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी है, ठीक है, टू रिप्रोड्यूस, ऑलराइट, एंड टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी. लेकिन बेटा अगर पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती रही, बहुत तेजी से अगर बढ़ती रही, और लैंड जो रिसोर्सेज मतलब लैंड ले लो, फूड रिसोर्सेज ले लो, शेल्टर ले लो, ठीक है, ये जो रिसोर्सेज है ये तो लिमिटेड है, तो कंपटीशन तो होगा, ठीक है. हर चीज के लिए कंपटीशन होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि नीट एग्जाम है बेटा, उसके अंदर बहुत कम सीट है और जो एग्जाम देते हैं 20 लाख बच्चे, तो हर एक चीज के लिए कंपटीशन होगा, ऑलराइट. तो क्राइम भी बढ़ेंगे, ऑलराइट. तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो पहला कंट्री है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाता है बेटा कि कौन सा कंट्री है, इंडिया. कौन सा कंट्री बेटा, इंडिया वाज द amongst the first country in the world to initiate the action plan to attain reproductive health such as family planning program, ठीक है. मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर आता है, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाएंगी बेटा. रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी मतलब रिप्रोडक्टिव किसी भी सोसाइटी की ले लो या फिर इंडिविजुअल की बात कर लो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कस करना, सारी की सारी चीजें आते हैं. तो यहां पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि इंडिया was the first country in the world to initiate the action plan to attain the reproductive health, और सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड आ जाती हैं. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के क्या क्या मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है. बाद में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर क्या कर दिया था बेटा, मर्ज कर दिया था. तो यहाँ पे आपको ईयर भी ध्यान रखना है, 1951. ईयर क्या होगा बेटा, 1951. और कंट्री इंडिया
मतलब was the फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और बाद में जो फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बाद में किसके अंदर मर्ज कर दिया था बेटा, RCH प्रोग्राम। और RCH की आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि क्या रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का सिर्फ एक ही मोटो था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? जी नहीं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को मर्ज कर दिया था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग भी इंक्लूड था। जो मेन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ठीक है, अगर आपसे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है बेटा, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो क्या क्या थे? तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, तो फैमिली प्लानिंग तो इसके अंदर आएगा ही, ठीक है, फैमिली प्लानिंग तो इसके अंदर आएगा ही, और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ भी इंक्लूड होगा, ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। साथ साथ बेटा इसके अंदर इंक्लूड होगा सेक्स प्रिवेंशन, ठीक है, मतलब जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, क्या क्या मतलब ध्यान में रखना चाहिए ताकि फैमिली जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेटा हो ही ना। और इसके साथ यहाँ पे एडोलिसेंट ये वाला मतलब जो मैक्सिमम जो डिजीज होती है बेटा वो 15 to 24 ईयर ऑफ एज ग्रुप होती है, ठीक है, जिसके अंदर हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं, क्या बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो मेन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के ये ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव थे बेटा, इसके अलावा कि मतलब बहुत ज्यादा मीडिया का यूज करके, ऑडियो वीडियो विजुअल्स का यूज करके बच्चों को ये बताया जाए, ठीक है, दोनों आते हैं इसके अंदर बेटा, बॉय भी और गर्ल भी, कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, कब वरी करना है, कब वरी नहीं करना, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और रिसर्च शुड बी एनकरेज, ठीक है, इन द एरिया रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सारे के सारे बेटा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? ऑलराइट, तो यहां से एक तो आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म की। अब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है बेटा, रिप्रोडक्टिव, इसके क्या क्या एस्पेक्ट है, ठीक है, एस्पेक्ट को हम एक बार डिस्कस करते हैं। आपके सामने पूरी की पूरी कहानी चार्ट के फॉर्म में आ जाएगी बेटा, ठीक है, क्या क्या कहानी आ जाएगी इसके अंदर। ये क्या है बेटा, टास्क टू परफॉर्म बाय द रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो फैमिली जो प्लानिंग प्रोग्राम है किसके अंदर मर्ज कर दिया था बेटा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। डेफिनेशन यहां से मतलब फुल फॉर्म यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फैक्टर होंगे बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट मिल्क जो मदर जो प्रोड्यूस करती है उसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। साथ साथ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर एंड मदर एंड चाइल्ड, मतलब इम्यूनाइजेशन, ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद कौन सा टीका कब लगना है, प्रेगनेंसी के दौरान मदर का चेकअप, प्रेगनेंसी के बाद मदर का चेकअप, ये सारे के सारे इसके अंदर डील करते हैं, ठीक है। डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब सेक्स एजुकेशन बहुत, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेक्स एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल को मतलब बच्चे को बताना चाहिए सेक्स जो एजुकेशन है इज बेटा कंपल्सरी, ठीक है, मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है, कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, ठीक है, बहुत सारे मिथ्स के बारे में ये सारी की सारी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें एनजीओज भी बेटा, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मास मीडिया के जरिए बेटा मतलब एनकरेज किया जाता है, ठीक है, मतलब बच्चों को बताया जाता है कि किस तरीके से मतलब सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है किस तरीके से फैलती है, क्या प्रिवेंशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तो सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है बेटा वो अगर पहले मतलब क्यों पता कर ली जाए, अगर उनका पहले डायग्नोसिस अगर हो जाए ना, अगर पहले डायग्नोसिस हो जाए तो उनका क्योर पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसी सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जिनका क्योर नहीं है। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेफ अबॉर्शन के बारे में, सेक्स क्राइम के बारे में, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, सबके बारे में क्या करना है बेटा, नॉलेज प्रोवाइड करनी है। बेनिफिट्स ऑफ मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, एनजीओज ऑडियो वीडियो विजुअल्स की मदद से सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स
मतलब अवेयरनेस फैलानी है, ठीक है, मतलब सेक्स एजुकेशन स्कूल्स के अंदर, बेनिफिट्स ऑफ फैमिलीज, क्या मतलब बेनिफिट्स है, यानी कि स्मॉल साइज के रखने के क्या मतलब, अगर जैसे आजकल मतलब जो नॉर्म्स आते हैं, जैसे वन चाइल्ड नॉर्म बहुत लोगों ने मतलब अप्लाई कर लिया है, ठीक है, और जो छोटी फैमिली है उनको इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट टू एनकरेज कि हाँ मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके से आपने नॉर्म्स भी देखे होंगे। एजुकेटिंग पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए मेल एंड फीमेल को, ठीक है, अवेयरनेस रिगार्डिंग सोशल एविल सच एज सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है, मतलब हेल्प करनी चाहिए बच्चों को, मतलब बच्चा पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकता है, अपने बड़े भाई बहन की भी हेल्प ले सकता है, ठीक है, टीचर्स की भी हेल्प ले सकता है, उनको मतलब पहले से अवेयर कराना है, ठीक है, ऑलराइट, एंड हेल्पिंग एडोलेसेंट बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, मतलब पूरी की पूरी जानकारी, सिंपल अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज, सेक्स क्राइम के बारे में नॉलेज, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में नॉलेज, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में नॉलेज, ठीक है, अवेयरनेस, और सारी की सारी चीजें, मतलब जो मेनोपॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में नॉलेज, एडोलेसेंट जो एज ग्रुप है उसके अंदर क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होती हैं, सबके बारे में नॉलेज, ठीक है, ये किसके टास्क हैं, दीज आर द टास्क विच आर परफॉर्म्ड बाय रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इंडिया पहली कंट्री थी बेटा वर्ल्ड के अंदर, और 1951 के अंदर मतलब लॉन्च किया था, और ये अब इसके अंदर मर्ज हो गया है, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में हमने बात कर ली है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन मतलब स्टेबलाइजेशन के बारे में, ठीक है, तो कुछ बेटा डेटा आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आने की तो प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हाँ यहाँ पे दिखाया ये जा रहा है कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, दैट इज 20 per 1000 per year। ऑलराइट, अब मैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखती हूँ और इंडिया की पॉपुलेशन, 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 2011 के अंदर 7.2 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो 1900 में 350 मिलियन हो गया, ठीक है, और 2000 के अंदर 1 बिलियन एंड 2011 के अंदर 1.2 बिलियन। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्या मतलब रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है कि पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, भाई जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है। क्यों कम हो रही है बेटा? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है। क्यों कम हो रही है बेटा? क्योंकि बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है। मेरी बात समझ में आई? बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है। और जो रिप्रोड्यूसिबल जो एज ग्रुप की जो फीमेल है बेटा, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन इन डेथ रेट, रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप, इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज। तो मतलब ऐसा नहीं करना है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब हम डेथ रेट को भी मतलब बढ़ा देते हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी बढ़ा देंगे, जी नहीं। इस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना है। सिर्फ मैंने आपको फैक्टर बताए हैं कि वही बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, और जैसे डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं बेटा, कि ठीक है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो अपनी जी जान लगा देते हैं मतलब उस पेशेंट को ठीक करने में। ऑलराइट, बहुत ज्यादा बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है। ऑलराइट, तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। ऑलराइट, अब मैं बात करूं कि व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू चेक अप द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्या क्या मतलब किस तरीके से मतलब गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। बाकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है बेटा अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो बट ये सारे के सारे जो मेथड है ना, बहुत मार्जिनल चेंज आता है पॉपुलेशन के अंदर। कितना बेटा? बहुत ही मार्जिनल चेंज आता है कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सच एज मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विद स्लोगन्स, ठीक है, जैसे कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन अब देखो, अगर
मतलब ये सारी की सारी कंडीशन ना अब ये इनडायरेक्टली अपने आप ही हो रही है, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बेटा बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, ठीक है। बट थैंक्स टू पीडब्ल्यू की मतलब अफोर्डेबल प्राइस के अंदर वो इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आप भी इतने अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा मतलब सारे के सारे रिसोर्सेज कम है, ठीक है। और हर एक मतलब पेरेंट चाहता है कि उसको बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिले, बेस्ट रिसोर्सेज मिले, ठीक है। तो मतलब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो हर एक चीज के लिए यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है। ऑलराइट, तो मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बाय स्लोगन हम दो हमारे दो। ऑलराइट, अर्बन कपल्स अडॉप्टिंग वन चाइल्ड फॉर्म, स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज, जो फीमेल की जो मैरिजेबल एज है बेटा 18 ईयर कर दी है और मेल की 21 ईयर कर दी है, और जो इंसेंटिव भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू कपल्स विद द स्मॉलर फैमिलीज। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे मतलब फैक्टर्स है जो मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है उसको मतलब कंट्रोल करने में चेंज तो आ रहा है, लेकिन बेटा वो चेंज क्या है बेटा, बहुत मार्जिनल है। जो चेंज है बेटा वो क्या है, बहुत मार्जिनल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किसकी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, ठीक है। किसकी बात करेंगे बेटा, हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो बेटा बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की, तो सबसे पहले तो स्लाइड आपके जो सामने है वो बता रही है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होता है। तो अगर मैं बेटा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की डिवाइस की बात करूं, उससे पहले तो ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते क्या है। तो कॉन्ट्रा का मतलब क्या है बेटा, अगेंस्ट। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है, अगेंस्ट है। और जो कॉन्सेप्शन है उसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी। तो ये वो डिवाइसेस हैं दैट वर्क्स अगेंस्ट प्रेगनेंसी, जो कि दैट इनहिबिट प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफेयरिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक वॉवल है बेटा AEIOU, ठीक है, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप याद कर सकते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं। तो अगर ए की मैं बात करूं तो ए का मतलब है बेटा इजीली अवेलेबल, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ई से आता है बेटा लीस्ट एक्सपेंसिव, क्या होना चाहिए बेटा, लीस्ट एक्सपेंसिव होना चाहिए। ऑलराइट, आई का मतलब नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इंटरफेरेंस विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए टू सेक्सुअल एक्टिविटी। ऑलराइट, अगर मैं जीरो की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, ओ का मतलब यहां से आप जीरो समझेंगे, जीरो साइड इफेक्ट या फिर नो साइड इफेक्ट। और यू का मतलब बेटा यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और मतलब सेक्सुअल डिजायर के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आनी चाहिए। लिबिडो का मतलब है बेटा सेक्सुअल डिजायर। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे क्या है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ऑलराइट, अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, तो सबसे पहले एक बेटा मैं आपको चार्ट बताती हूं। दो आपके टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं बेटा, एक तो होता है टेम्परेरी मेथड, एक तो होता है बेटा टेम्परेरी मेथड, और दूसरा क्या होता है, परमानेंट मेथड, ठीक है। एक तो टेम्परेरी मेथड होता है और दूसरा क्या होता है बेटा, परमानेंट मेथड। जो टेम्परेरी जो मेथड होता है ना, टेम्परेरी मेथड के अंदर क्या क्या आते हैं बेटा, दो टाइप के आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से आएंगे, एक तो नेचुरल और दूसरा क्या होगा बेटा, आर्टिफिशियल, ठीक है। टेम्परेरी मेथड का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी मेथड का मतलब है कि जब तक ये डिवाइस, जब तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए ये डिवाइसेस यूज करते रहे। परमानेंट मेथड तब अप्लाई किया जाता है, इसको स्टरलाइजेशन मेथड, टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं, जब बेटा फैमिली प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, तब बेटा जब फैमिली क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड, जो नेचुरल जो मेथड है, नेचुरल मेथड के अंदर हम तीन पढ़ते हैं, रिदम मेथड, ठीक है, जिसको आप कैलेंडर मेथड भी बोलते हो, क्वाइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनेरिया। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर बेटा जैसे कि आप पढ़ोगे
बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर मेथड, आईयूडी के बारे में, इंजेक्टेबल्स के बारे में, ओसीपी के बारे में, ठीक है, इम्प्लांट्स के बारे में, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड का मतलब है कि यहाँ पे कोई डिवाइसेस का यूज नहीं किया जाता, मतलब कोई भी डिवाइसेस यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, और यहाँ पर क्या बेटा, जीरो साइड इफेक्ट होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो साइड इफेक्ट, ठीक है। क्या होगा बेटा, जीरो साइड इफेक्ट होता है, कोई डिवाइसेस यहाँ पे यूज नहीं किए जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेल्योर रेट यहाँ पर क्या होगी, हाई होगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर फेल्योर रेट क्या होगी, यहाँ पर हाई होगी। मेरी बात समझ में आई। आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड के अंदर क्या होगा बेटा, मैंने आपको बता दिया है, हर एक मेथड का आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ एक्शन, हर एक मेथड का क्या पता होना चाहिए आपको, मोड ऑफ एक्शन। और परमानेंट मेथड के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, परमानेंट मेथड के अंदर बेटा आप वेसेक्टोमी के बारे में पढ़ेंगे एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वेसेक्टोमी के बारे में एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करते हैं, और बेटा आपको पता होना चाहिए, एक एक करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, किस तरीके से बेटा मोड ऑफ एक्शन है हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि नेचुरल मेथड, ठीक है, नेचुरल मेथड के अंदर मैंने आपको कितना बताया बेटा, तीन होते हैं नेचुरल मेथड, कितने होते हैं, तीन। एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, विड्रॉल मेथड, ठीक है, या फिर कोइटस इंटरप्टस, या फिर लैक्टेशनल एमिनेरिया। हर एक के सामने बेटा मोड ऑफ एक्शन लिखा हुआ है, ऑलराइट। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, टू अवॉइड द फिजिकल मीटिंग ऑफ द एग एंड स्पर्म एंड दस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। चांसेस ऑफ फेल्योर बेटा यहाँ पे लिखा है हाई, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई डिवाइसेस यूज नहीं किया जाता। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, यहां पर नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, ठीक है, किसकी बात करती हूं मैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस की, या फिर अगर मैं बात करूं इसी को कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, कैलेंडर मेथड भी यहां पर बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहां पर कपल एब्स्टेन्स फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम 10 to 17th ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको फर्टाइल पीरियड कहते हैं, या फिर इसको अनसेफ पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो इसका हम मैकेनिज्म कर लेते हैं, तीनों का हम मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैलेंडर मेथड की, ठीक है, किसकी बात करती हूं बेटा, कैलेंडर मेथड, सबसे मतलब आसान तरीके से तीनों का मैकेनिज्म कर लेते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कैलेंडर मेथड की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, 28 to 29 डेज, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इससे 29 डेज, अगर मैं बात करूं डे ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, डे ऑफ ओव्यूलेशन, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन कब होगा बेटा, डे ऑफ ओव्यूलेशन निकलेगा 14 + -2 डेज, क्या होगा 14 + -2 डेज, ठीक है। अगर मैं लाइफ स्पैन देखूं, किसका लाइफ स्पैन देखूं, अगर मैं देखूं लाइफ स्पैन ऑफ, अगर मैं देखूं लाइफ स्पैन, किसका लाइफ स्पैन स्पर्म का, ठीक है, और लाइफ स्पैन ऑफ एग देखूं, ठीक है, तो स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है बेटा 3 डेज और एग का लाइफ स्पैन होता है बेटा 1 डेज, ठीक है। अब देखो अगर डे ऑफ ओव्यूलेशन 14 + -2 हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो डे ऑफ ओव्यूलेशन अगर मैं -2 करूं तो यानी कि 12th डे पे ओव्यूलेशन होगा, और अगर मैं यहाँ पे +2 करूं तो 16th डे पे ओव्यूलेशन होगा, यही मतलब एग प्रेजेंट है। अब यहां पर अगर 10th डे अगर मतलब अराइवल होता है स्पर्म का, ठीक है, अगर बेटा 10th डे अगर अराइवल होता है किसका, स्पर्म का, ठीक है, अगर 10th डे अराइवल होता है स्पर्म का, तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म के लाइफ स्पैन 3 दिन है, यानी कि 10th 11th और 12th डे चांसेस है मतलब जिंदा रहने के स्पर्म के। अगर 12th डे अगर एग मिल गया तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। अगर 16th डे अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो इसका मतलब +1 तो रहेगा, एग की लाइफ स्पैन है, तो यानी कि 17th डे तक अवेलेबल है क्या, एग। तो अगर यहां पर स्पर्म एंटर कर जाता है 17th डे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो 10th to 17th डे है, जो 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टाइल पीरियड या फिर अनसेफ पीरियड, ठीक है। फर्टाइल उनके लिए हो जाएगा जो कि प्रेगनेंसी को अचीव करना चाहते हैं, अनसेफ उनके लिए हो जाएगा जो प्रेगनेंसी को अचीव नहीं करना चाहते। तो मतलब कैलेंडर मेथड के अंदर क्या है, टू अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज कैलेंडर मेथड, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं किसकी,
एक तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि कपल्स अब्सटेन फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम द 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर हो गया। विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस का मेथड है बेटा, इसका मतलब है विड्रॉवल ऑफ द पीनस, ठीक है, फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बिफोर इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन से पहले ही अगर मतलब मेल पार्टनर अगर पीनस को रिमूव कर लेता है फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो चांसेस क्या हो जाएंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन के कम हो जाएंगे। लेकिन ये फेल्योर की इसलिए चांसेस है बेटा क्योंकि प्री इजैकुलेटिव फ्लूइड के अंदर भी क्या रहता है, स्पर्म रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ से इंसेमिनेशन की प्रोसेस रुक जाती है। इंसेमिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ऑलराइट, तो इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड as the male partner withdraws his penis from the vagina just prior to ejaculation। अब मैं बात करती हूँ लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड बेटा 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। कंडीशन क्या है बेटा, इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मतलब प्रोलैक्टिंग होगा, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन, ठीक है। डिलीवरी के बाद बेटा ये सिर्फ 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं बेटा आपको लैक्टेशनल एमिनेरिया मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊं तो देखना, अभी यहां पर आपके सामने लैक्टेशनल एमिनेरिया, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको बताया जाएगा। और कि कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब लैक्टेशन का मैकेनिज्म क्या है बेटा, जो हाइपोथैलेमस है ये क्या रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी बेटा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन किस में हेल्प करेगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग में हेल्प, प्रोडक्शन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी बेटा तो प्रोलैक्टिन का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और ये जो प्रोलैक्टिन का जो बड़ा हुआ अमाउंट बेटा, ये जीएनआरएच को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, जीएनआरएच। अब जीएनआरएच नहीं है तो इसका मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज नहीं होगा, एफएसएच भी रिलीज नहीं होगा और एलएच भी रिलीज नहीं होगा। एफएसएच रिलीज नहीं हो रहा तो इसका मतलब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट यहां पर नहीं हो रही है। अगर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो इसका मतलब बेटा एस्ट्रोजन यहां पर नहीं बन रहा है। अब एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है यहां पर तो ये एलएच को पीक नहीं प्रोवाइड करेगा, तो एलएच का पीक कम होगा तो इसका मतलब अनओव्यूलेशन, ठीक है। क्या होगी बेटा, एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है। एस्ट्रोजन अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एंडोमेट्रियम अगर नहीं बनेगी इसका मतलब क्या है, और ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो यही इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लिखवाया था क्या कि absence of menstruation up to 6 months during the period of intense lactation following the parturition। क्या ये बात समझ में आई? तो सारे मतलब 3 टाइप के हमने पढ़े थे, नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कैलेंडर या फिर रिदम मेथड का मैकेनिज्म हमने सीख लिया। विड्रॉवल या फिर कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनेरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन, ठीक है। तो ये कहानी बेटा आपके सामने है। अब मैं बात करती हूँ आर्टिफिशियल मेथड्स की। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर बेटा पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने। बैरियर मेथड यानी कि स्पर्मिसाइडल जेलीज, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सर्जिकल मेथड, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं बात करूं ये टेम्परेरी मेथड है, ठीक है। ये यहां तक के क्या है बेटा, टेम्परेरी मेथड, ठीक है। यहां तक के क्या है, टेम्परेरी मेथड के अंदर आएंगे, टेम्परेरी मेथड के अंदर आएंगे। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है बेटा ये परमानेंट मेथड है। सर्जिकल मेथड है ये क्या है, परमानेंट मेथड है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है टर्मिनल मेथड। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा, टर्मिनल मेथड। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात यहां पर समझ में आई या नहीं? ठीक है। तो बैरियर्स, स्पर्मिसाइडल आयोडीज, ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एंड सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। अब मैं बात करती हूं आगे। आगे क्या होगा, आर्टिफिशियल मेथड के बारे में हम देखते हैं। आर्टिफिशियल मेथड के अंदर सबसे पहले हम बैरियर मेथड के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे हम?
बैरियर मेथड के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो बैरियर मेथड ऐसा नहीं है कि बेटा सिर्फ मेल के लिए यूज करता है बैरियर मेथड, यहाँ पर मेल भी यूज करती हैं और फीमेल भी यूज करती हैं। मेल के अंदर बेटा इसको कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल के अंदर इसको फेम शील्ड बोला जाता है। और जो कॉन्डम है बेटा ये किसको कवर करते हैं, ये पीनस को कवर करते हैं। किसको कवर करते हैं बेटा, ये पीनस को कवर करते हैं। ठीक है, ताकि जो स्पर्म है एंटर ना हो किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फेम शील्ड किसको कवर करती है बेटा, कवर द सर्विक्स। ठीक है, ये सर्विक्स को यहां पर कवर करती है। दे आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू कवर द सर्विक्स, ताकि जो स्पर्म है सर्विक्स के अंदर ना जाए। जो ब्रांड है बेटा, ठीक है, जो ब्रांड है जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है कॉन्डम की, वो क्या है बेटा, निरोध। ठीक है, क्या है, निरोध। ये किससे मिलके बने हैं बेटा, रबर और लेटेक्स से ये मिलके बने हैं। किससे मिलके बने हैं, रबर और लेटेक्स से ये मिलके बने हैं। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यहां पर प्रिवेसी मेंटेन की जाती है। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड और लाइक प्रिवेंट ओवम एंड स्पर्म फ्रॉम फिजिकली मेटिंग। ठीक है, मतलब इनका ये मोड ऑफ एक्शन है, फिजिकल मीटिंग से बचाना है। सेल्फ इंसर्टेड एंड ऑफर प्रिवेसी टू द यूजर। ठीक है, कॉन्डम्स मेल के अंदर बेटा ये है और फीमेल के अंदर, फीमेल कॉन्डम आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, मेड अप ऑफ रबर एंड थिन लेटेक्स। ठीक है, यहां पर क्या होगा बेटा, रीजन कौन कौन से जो कवर्ड होंगे मैंने आपको बता दिया। मेल के अंदर टू कवर द पीनस एंड फीमेल के अंदर दे आर इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द सर्विक्स। ठीक है, अब मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि अगर ये फिजिकल बैरियर मेथड है, ठीक है, तो ये एक मेथड तो है ही कॉन्ट्रासेप्शन का, ये कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या कर रहा है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रोक रहा है। आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एक मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने से बचाता है। तो सामने आपके आंसर क्या आएगा, बैरियर मेथड, यानी कि फिजिकल बैरियर मेथड, जिसके अंदर कॉन्डम या फिर फेमशील्ड यहां पर आया जाता है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, डिस्पोजेबल है। ठीक है, जो कॉन्डम्स क्या है बेटा, डिस्पोजेबल। ठीक है, क्या है, डिस्पोजेबल। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके अंदर बेटा और तीन और आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट ये किसको कवर करती है बेटा, सर्विक्स की ओपनिंग को कवर करती है। सर्विक्स की ओपनिंग को ये कवर करती हैं। ठीक है, और ये रबर से मिलके बनी है। एक बात यहाँ कॉन्डम से अलग है कि ये रीयूजेबल है एंड ये यूज करती है बेटा सिर्फ फीमेल्स। कौन यूज करती है बेटा, फीमेल्स। ठीक है, यूज बाय द फीमेल्स ओनली, डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीआई, रीयूजेबल है, रबर बैरियर दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कोइटस। ये सारी के सारी मैंने बता दिया है। इसके साथ साथ एक और मेथड आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं केमिकल बैरियर मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल बैरियर मेथड। ये आता है बेटा केमिकल बैरियर मेथड। जो केमिकल जो बैरियर मेथड है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, केमिकल बैरियर मेथड के अंदर बेटा मतलब स्पर्मिसाइडल एजेंट होते हैं। केमिकल बैरियर मेथड के अंदर क्या है, स्पर्मिसाइडल एजेंट। और ये जो स्पर्मिसाइडल जो एजेंट है, स्पर्मिसाइडल एजेंट, ठीक है, स्पर्मिसाइडल एजेंट, और ये जो स्पर्मिसाइडल एजेंट है किस तरीके से स्पर्म को किल करता है, बाय डिसरप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, किस तरीके से भाई, बाय डिसरप्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिसरप्ट करता है। ठीक है, और दे आर मोर इफेक्टिव एंड यूज विद द फिजिकल बैरियर मेथड, किल द स्पर्म बाय क्रिएटिंग द एसिडिक पीएच, और ऑल्सो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करता है, यूज अलोंग विद द बैरियर मेथड टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जो वाइडली जो एक्सेप्टेड जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है बेटा, दैट इज आईयूडी। क्या है बेटा, आईयूडी। ठीक है, क्या है बेटा, आईयूडी। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। चार बात यहां पे ध्यान रखना आईयूडी के बारे में। सबसे पहली, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी इंसर्ट करने के लिए, यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, और फेगोसाइटोसिस मतलब बढ़ा देते हैं टुवर्ड ऑफ स्पर्म टुवर्ड द यूट्रस। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन मैंने बता दिया है। तीसरा बेटा, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक है, इन दो इंडिया के अंदर मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सबसे जो पॉपुलर मेथड है बेटा वो आईयूडी है, और ये सबसे ज्यादा मतलब अडॉप्ट किया जाता है फीमेल से। फीमेल सबसे ज्यादा अडॉप्ट करती हैं बेटा। अगर दो बच्चे के बीच में क्या चाहिए, मतलब स्पेस चाहिए, तो ये क्या है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस, ऑल राइट, इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड
नर्सेज, आईयूडीज आर द मोस्ट वाइडली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मतलब वाइडली जो एक्सेप्टेड जो मेथड है बेटा वो है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं इसके अंदर, और ये बेस्ट भी है, यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। ये बेस्ट मेथड है टू अगर मतलब स्पेस चाहिए बिटवीन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब ये इफेक्टिव रहता है 3 से 5। लेकिन अगर जो फीमेल एक बार भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो डॉक्टर अवॉइड करता है आईयूडी के लिए, क्योंकि ये जो डिवाइसेस है यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। तो अगर यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं तो बेटा यहाँ पर इंफेक्शन के क्या हो जाएंगे, चांसेस हो जाएंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइप्स क्या है बेटा, यहाँ पर टाइप्स है, एक तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, दूसरा टाइप है बेटा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और जो थर्ड है हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज और मेडिकेटेड आईयूडीज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक। ये किससे मिलके बना है बेटा, ये स्टेनलेस स्टील से या फिर ये प्लास्टिक से मिलके बना है। ठीक है, और मतलब ये फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है, इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस। ठीक है, इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म टू व्हाट, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्म। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान रखना लिपेज लूप है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का एग्जाम्पल लिपेज लूप। मेडिकेटेड आईयूडीज के अंदर बेटा हार्मोनल रिलीजिंग भी आता है और आता है आपका कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग के अंदर कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 है, और हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर बेटा LNG20 है। ठीक है, LNG20 है। LNG20 का हम पूरा मोड ऑफ एक्शन देखेंगे किस तरीके से, जो हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी का मोड ऑफ एक्शन है, क्योंकि हार्मोनल रिलीजिंग का जो मोड ऑफ एक्शन है ना, वही आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मोड ऑफ एक्शन रहेगा, वही इंजेक्टेबल्स का रहेगा, वही इम्प्लांट का रहेगा, क्योंकि सबके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन ने ही क्या रोकनी है, प्रेगनेंसी को मतलब अचीव होने से रोकना है। ठीक है, यहां पर मैं कॉपर रिलीजिंग आईडी का बता देती हूँ, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। इसके अंदर जो कॉपर आयंस है ना, वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को क्या कर देता है बेटा, कम करता है। आपके एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम बना हुआ है, और कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और कॉपर 7 के अंदर कॉपर आयन का अलग अलग अमाउंट रहता है, डिपेंड की मतलब कब तक प्रेगनेंसी को अचीव होने से रोकना है। अब अगर मैं बात करूं हार्मोनल रिलीजिंग की, तो इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोनल रिलीजिंग आईडी के अंदर प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। क्या है, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20। तो इसके अंदर बेटा मैं आपको बता देती हूं कि जो हार्मोनल रिलीजिंग आईडी का मोड ऑफ एक्शन, क्योंकि जो हार्मोनल रिलीजिंग आईडी है, हार्मोनल रिलीजिंग आईडी, जो हार्मोनल रिलीजिंग आईडी का जो मोड ऑफ एक्शन है, हम वो कर लेते हैं कि क्या मोड ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एक्शन की, ठीक है, देखो मोड ऑफ एक्शन, तो यहां पर जैसे कि कॉपर मतलब हार्मोनल रिलीजिंग को आईडी को इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, और ये थ्रेड रहता है। थ्रेड का काम यही है बेटा कि फीमेल को ये पता रहे कि अभी भी आईडी इंसर्टेड है या नहीं। ठीक है, तो यहां पर बेटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा धीरे धीरे, प्रोजेस्टेरोन, जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा वो क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, अब देखो अगर जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो गया है ना, तो पहला जो मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा बेटा, ये सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगा, क्योंकि हमें बॉडी को लगवाना है कि प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इट मेक्स द सर्विक्स म्यूकस थिक, क्योंकि जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा ना बेटा, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा, सर्विक्स म्यूकस थिक रहेगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन अगर अमाउंट बढ़ गया है, आर्टिफिशियली हमने प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट बढ़ाया है, तो बॉडी को ये लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब वो तो सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगी, प्रेगनेंसी मतलब यहां पर डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की। ठीक है, और अगर ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो इसका मतलब है कि मतलब प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस है, तो ये सर्विक्स म्यूकस क्या करेगा, इसको थिक बना देगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन पहला मोड ऑफ एक्शन क्या रहेगा, इट मेक्स सर्विक्स म्यूकस थिक, इट मेक्स सर्विक्स म्यूकस थिक। ठीक है, सर्विक्स के म्यूकस को थिक बना देगा। ठीक है, और बॉडी को लगेगा कि क्या है बेटा, प्रेगनेंसी हो रखी है। दूसरा जो प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करेगा बेटा, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करेगा जीएनआरएच को। अगर जीएनआरएच नहीं है
तो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH भी नहीं निकलेगा, LH भी नहीं निकलेगा। अगर FSH नहीं है तो इसका मतलब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं है। अगर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं है बेटा तो इसका मतलब एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी। तो दूसरा मोड ऑफ एक्शन क्या है बेटा? मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, मेक्स यूट्रस अनसूटेबल, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये क्या है बेटा? FSH। अब अगर एस्ट्रोजन नहीं है और LH नहीं है, अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो LH की पीक नहीं आएगी। अगर LH का सर्ज नहीं होगा, अगर LH का सर्ज नहीं होगा तो इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन। क्या होगा बेटा? एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन यहां पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? ओव्यूलेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड, अगर ओव्यूलेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो फोर्थ क्या होगा बेटा? इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी। क्या होगा बेटा? इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी, इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी यहां पर होगी। ठीक है, तो मेक सर्विक्स म्यूकस थिक, सेकंड मेक्स यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, अनओव्यूलेशन, इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी, और ये फेलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी को भी रिड्यूस कर देगा। इट रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये मोड ऑफ एक्शन है, रिड्यूस मोटिलिटी ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ये 5 तरीके से रोकता है। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर होगा क्या? हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी के अंदर एक तो बेटा इसके अंदर LNG-20, ये भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, दोनों ही सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, और प्रोजेस्टासर्ट। ऑलराइट, एंड क्या होगा बेटा? प्रोजेस्टासर्ट। ऑलराइट, तो इस तरीके से हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या होती है बेटा? मतलब काम करती है। अब यहां पर देखो हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी के बारे में क्या लिखा है? इट मेक्स द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड के अंदर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की हम बारे में बात करते हैं। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर क्या क्या आएगा? सबसे पहले आती है सहेली के बारे में। किसके बारे में बात आती है? सहेली के बारे में बात आती है। नॉन स्टीरॉइड, जिसके अंदर स्टीरॉइड्स नहीं है। तो जो सहेली है बेटा, जो सहेली है वो किसने डेवलप की थी? एक तो ये क्वेश्चन आता है CDRI लखनऊ, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने ये डेवलप की थी। वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है, ठीक है, वंस इन अ वीक पिल है, वीक के अंदर एक बार ली जाती है। इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो इसके अंदर सेंट क्रोमेन होता है, और ये जो सेंट क्रोमेन है ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो होते हैं एंडोमेट्रियम के अंदर उसको मॉड्यूलेट कर देता है। अगर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर मॉड्यूलेट होगी इसका मतलब एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, और इट मेक्स मतलब यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन। इट इनहिबिट द इम्प्लांटेशन। सहेली के बारे में ये ध्यान रखना है, ठीक है, और मतलब इफेक्टिव मतलब अच्छे तरीके से काम करती है। तो क्या क्या हो गया? सहेली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाया था। वंस इन अ वीक पिल है, सेंट क्रोमेन होता है, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर की तरह ये काम करता है और इनहिबिट करता है इम्प्लांटेशन को। दूसरा अगर मैं बात करूं जिसके अंदर स्टीरॉइडल है, तो बेटा इसके अंदर दो तरीके से आती है। एक तो कंबाइंड पिल आती है, और दूसरा क्या होता है बेटा? मिनी पिल, ठीक है, कंबाइंड पिल एंड मिनी पिल। अब कंबाइंड पिल के अंदर मतलब इसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक एस्ट्रोजन दोनों होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन, ठीक है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन एंड सिंथेटिक एस्ट्रोजन होता है। और अगर मैं बात करूं मिनी पिल के अंदर तो इसके अंदर ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है बेटा इसके अंदर? ओनली प्रोजेस्टेरोन। तो अगर प्रोजेस्टेरोन है अकेला तो वो हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी की तरह काम करेगा। यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन है बेटा ये तो प्रेगनेंसी को रोकेगा। एस्ट्रोजन का क्या काम है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा क्या हुआ है कि प्रोजेस्टेरोन एंड अलोन और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन ये क्या क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन, ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विक्स म्यूकस, ठीक है, टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज। क्या मैकेनिज्म है? देखो 21 डेज तक लेना है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद वैल्यू विद वेरी फ्यू और लेसर साइड इफेक्ट्स एंड ऑल्सो एज वेल एज एक्सेप्टेबल बाय द फीमेल्स, ठीक है।
देखो इसका हम एक बार बात कर लेते हैं कि ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है, किस तरीके से पिल को लिया जाता है। ऑलराइट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ओसीपी, ठीक है, कंबाइंड ओसीपी किस तरीके से काम करती हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। कंबाइंड ओसीपी तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बार हम इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करती है। ऑलराइट, बाकी जो मिनी पिल है उसके अंदर तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा, वो तो हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी की तरह काम करेगी, ठीक है। और यहां पर देखो ये कब शुरू होती है बेटा, 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करना है, 6th डे, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25, यानी कि 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू करनी है और 25th तक लेनी है। कितने दिन हो गए बेटा, यहाँ पे देखो हम काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू 25th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल लेनी है, तो टोटल कितना हो गया 21 डेज तक ये लेनी है, ठीक है। और आगे बंद कर देनी है, यानी कि 26 27 28 29 30 31 एंड एक सेकेंड 28 की साइकिल ले रहे हैं हम, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से मोड ऑफ एक्शन है, तो यहां तक तो भाई हमने लेनी है पिल, और 10th to 17th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल तो लेनी है क्योंकि वो तो फर्टाइल पीरियड है, ठीक है। तो 5th to 25th डे तो चलेगी पिल्स, तो यानी कि यहाँ पर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होगा। अब सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन किस तरीके से इनहिबिट करेगा, जैसे कि हार्मोनल रिलीजिंग आईडी का हमने मोड ऑफ एक्शन देखा था कि सर्विक्स का म्यूकस थिक हो गया, एनोवुलेशन हो गया, इनसफिशिएंट लुटियल एक्टिविटी होगी, मोटिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब कम हो जाएगी, उसी तरीके से काम करेगा। लेकिन सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन भी है, लेकिन यहाँ पे सिंथेटिक एस्ट्रोजन भी है, तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन यहाँ तक एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का तो काम यही है ना, वो एंडोमेट्रियम को बनाएगा। लेकिन यहां पर अगर टैबलेट जैसे ही बंद कर दी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि अब याद करो जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा इसका मतलब क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा जो एस्ट्रोजन ने जो एंडोमेट्रियम को बनाया है, तो इसका मतलब जो एंडोमेट्रियम श्रेड ऑफ, और ऐसा लगेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपीयर हो गई है, ठीक है, एंडोमेट्रियम श्रेड ऑफ, ठीक है। तो 7 दिन तक नहीं लेना, लेकिन फीमेल भूल जाती थी, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुएशन अगर साइकिल हो रही है तो इसका मतलब लॉस ऑफ ब्लड होगा, तो यानी कि लॉस ऑफ आयरन होगा, तो फीमेल को एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो 25 तो ये है, तो अब दीज टैबलेट्स आर रिप्लेस्ड बाय द आयरन टैबलेट्स, ठीक है। आयरन टैबलेट्स लेती है जो फीमेल, ताकि आयरन की भी कमी ना हो और साथ में साथ जो फीमेल है वो भूले भी ना, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, मोड ऑफ एक्शन है जो मैंने आपको वहां पर लिखवाया था कि 5th डे से लेना है 25th डे तक, बाद में 7 दिन नहीं लेना। आगे हम चलते हैं किसके बारे में, इम्प्लांट के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, इम्प्लांट के बारे में। सहेली वो ये बेटा एक लाइन रह गई थी, सहेली किसने डेवलप की थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अब हम बात करते हैं किसकी, इम्प्लांट की बात करेंगे, और इम्प्लांट का तो मोड ऑफ एक्शन वही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है। प्लेस अंडर द स्किन, यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा इम्प्लांट का, नोर प्लांट, जिसके अंदर 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती है, जैसे आपके यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 6 सिलिकॉन ट्यूब्स होती है बेटा, ये इंसर्ट की जाती है यहाँ पर आर्म के अंदर, जिसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन स्लोली रिलीज होता है, ठीक है। और ये अप टू मतलब 5 ईयर तक बेटा ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये मेथड इतना कॉमन नहीं है। मेनली इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन लेता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर भी ये यूज किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन वही, जिस तरीके से प्रोजेस्टेरोन रोकता है कि ओव्यूलेशन को रोक देगा, इम्प्लांटेशन को रोक देगा, सर्विक्स म्यूकस को क्या कर देगा, थिक कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा इंजेक्टेबल्स होते हैं, और ये इंजेक्टेबल्स के अंदर भी सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, और ये कम से कम बेटा 2 कोई ऐसा है जो कि 2 मंथ तक रोकता है, ठीक है, तो 2 मंथ तक रोकता है प्रेगनेंसी को। इस तरीके से ये आपको करना है इंजेक्शन, मतलब कंपोजिशन इनके अंदर क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। इंजेक्टेबल्स के अंदर भी कंपोजिशन सेम रहेगी, कंपोजिशन सेम रहेगी इम्प्लांट्स की और
किसकी, इंजेक्टेबल्स की, ठीक है। ये सारी की सारी बात थी। अब बात करते हैं किसकी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है इसको हम क्या क्या बोलते हैं, अनवांटेड 72 भी बोलते हैं बेटा, इसके अंदर आई पिल भी बोलते हैं और इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं, ठीक है, और इमरजेंसी पिल भी बोलते हैं। और ये मतलब तब यूज किए जाते हैं अगर कोई मतलब अनप्रोटेक्टेड प्रेगनेंसी हो गई है बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर ब्रेकडाउन, या फिर फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, या फिर प्रेगनेंसी होगी ड्यू टू सेक्सुअल क्राइम, ठीक है। तो उस टाइप के अंदर के अंदर बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि LNG-20 भी लिया जाता है, ठीक है, मतलब LNG-20 हाई डोज के अंदर LNG-20 एंड जो 2 to 3 टैबलेट्स ऑफ 2 to 3 टैबलेट्स, ठीक है, विद इन 72 आवर, ठीक है, विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स ये लिया जाता है। या फिर अगर मैं बात करूं इंसर्शन ऑफ आईयूडी, ठीक है, इंसर्शन ऑफ आईयूडी विद इन 5 डेज, 5 डेज के अंदर अगर इंसर्शन हो गया आईयूडी का, तो ये किस तरीके से काम करता है बेटा, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसके अंदर सिंथेटिक LNG-20 यानी कि सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन है हाई डोज के अंदर, या फिर 2 to 3 टैबलेट्स ऑफ OCP, ठीक है, विद इन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड आईयूडी, इंसर्शन ऑफ आईयूडी विद इन 5 डेज, ठीक है, विद इन 5 डेज, ऑल राइट। तो ये आईयूडी, ये है बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ऑलराइट। तो अगर मैं बात करूं अब आर्टिफिशियल मेथड यानी कि सर्जिकल मेथड, या फिर सर्जिकल मेथड हो गया, और साथ साथ बेटा हमें क्या बोलेंगे इसको, स्टरलाइजेशन मेथड या फिर टर्मिनल मेथड, स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल मेथड भी यहां पर बोला जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर रिवर्सिबिलिटी क्या रहेगी बेटा, पुअर रहेगी, लेकिन हाईली इफेक्टिव है। मोड ऑफ एक्शन ध्यान रखना कि गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से रोकता है, गैमेट को ट्रांसपोर्ट होने से रोकता है। फीमेल के अंदर बेटा ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे, मेल के अंदर क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी बोलेंगे। ट्यूबेक्टोमी के अंदर बेटा फैलोपियन ट्यूब को कट करके मतलब थोड़ा सा हल्का सा इंसिजन किया जाता है ताकि जो मतलब एग का ट्रांसपोर्ट ना हो, और इसी तरीके वेसेक्टोमी के अंदर बेटा क्या होगा कि जो वॉस डिफरेंस है उनको कट करके टाई कर दिया जाता है, कि मतलब सीम डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस क्या करता था बेटा, स्पर्म को कैरी करता था। अब यहाँ पे बीच में रास्ता रोक दे, इसका मतलब स्पर्म आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, स्पर्म आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, सीमेन विदाउट स्पर्म, ठीक है, क्या होगा बेटा, सीमेन विदाउट स्पर्म। क्या ये मेरी बात समझ में आई, सीमेन विदाउट स्पर्म, ठीक है। तो फीमेल के अंदर क्या होगा, कट एंड फैलोपियन ट्यूब्स एंड इंसिजन इन एब्डोमेन थ्रू वेजाइना, लेकिन मेल के अंदर कट एंड वॉस डिफरेंस को टाई किया जाता है। स्क्रोटम के अंदर ही क्या लग जाता है बेटा, हल्का सा कट, और इसके अंदर जो फीमेल के अंदर इसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी, और मेल के अंदर क्या बोलेंगे बेटा, वेसेक्टोमी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड खत्म होते हैं। जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का जो मोड ऑफ एक्शन है वही बेटा उसका है, मतलब जो भी हार्मोनल आईयूडी का जो मोड ऑफ एक्शन है वही OCP का रहेगा बेटा, वही इंजेक्टेबल्स का रहेगा, वही इम्प्लांट का रहेगा, ठीक है। तो ये मोड ऑफ एक्शन है, सेम रहता है, क्योंकि ये मैंने आपको डिटेल के अंदर करा दिया है। अगर मैं बात करूं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन के बेटा दूसरे नाम भी है, क्या क्या नाम है, वॉलेंट्री अबॉर्शन, इंटेंशनल अबॉर्शन, ठीक है, वॉलेंट्री अबॉर्शन, इंटेंशनल अबॉर्शन, या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन बिफोर द फुल टर्म, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, MTP, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑलराइट, तो MTP बेटा पहले लीगलाइज नहीं था, लेकिन फिर जो फीमेल है वो मतलब क्वैक्स के पास जाने लगी, इलीगल तरीके से जब MTP कराने लगी, ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ गए, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव पॉपुलेशन को कंट्रोल करना नहीं है, मेन जो ऑब्जेक्टिव MTP का है कि जो इलीगल तरीके से जो MTP होती है बेटा, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो MTP लीगलाइज हुआ 1971 के अंदर। MTP कब मतलब परफॉर्म की जाती है, अगर कंटिन्यूएशन, अगर प्रेगनेंसी हो गई है ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर प्रेगनेंसी हो गई है ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल है किसके लिए, मदर के लिए, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मफुल है किसके लिए, बच्चे के लिए, तो इन केसेस के अंदर MTP को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, इफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी और मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मफुल है तो MTP लीगल है, ठीक है। परमिशन मतलब देखो MTP मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो क्या है बेटा, सेफ है, एमटीपी सेफ है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर रिस्कियर। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, जो सेकेंड जो ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है बेटा, ये रिस्कियर है। ये रिस्कियर क्यों है बेटा, ये रिस्कियर इसलिए है क्योंकि आप जो मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर तक जो मदर और जो फीटस है बहुत अच्छी तरीके से इंटरडिजिट हो जाते हैं आपस में। ऑलराइट, तो लेस देन 12 वीक अगर एमटीपी कंडक्ट हो रही है तो कितने डॉक्टर्स की यहाँ पे बेटा सर्टिफिकेशन की रिक्वायर्ड है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मोर देन 12 बट लेस देन 24, बेटा 24 से तो ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब खतरा रहता है। मतलब लेस देन 12 वीक हो जाता है, लेकिन मोर देन 12 वीक बट लेस देन 24 वीक, तो कितने मतलब डॉक्टर्स की यहाँ पे परमिशन की रिक्वायर्ड है बेटा, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है ताकि मुझे ये लगे कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं किसकी, जो एमटीपी बिहाइंड द अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट भी हुआ है बेटा, ठीक है, 2017 के अंदर, रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन, डिक्रीज द कंसिक्वेंट मैटरनल एंड मोर्टेलिटी रेट। एमटीपी आर सेफ अप टू 12 वीक बट रिस्कियर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, येट बोथ आर लीगल, ठीक है, बोथ आर लीगल है। अमीनोसेंटेसिस एंड एमटीटी हैव बीन विच यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फीमेल फीटिसाइड। ऑलराइट, देखो अमीनोसेंटेसिस क्या होता है बेटा, अमीनोसेंटेसिस क्या होता है कि जो एमनियोटिक जो फ्लूइड है ना, एमनियोटिक फ्लूइड मतलब 14 टू 18 वीक्स किया जाता है, 14 टू 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी ये परफॉर्म किया जाता है। जो भी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो स्टेम सेल्स हैं बेटा, उनकी क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है, ठीक है। क्रोमोसोमल स्टडी इसीलिए की जाती है सिर्फ ये पता लगाने के लिए अगर किसी की हिस्ट्री के अंदर, फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल्स एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ठीक है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन जब इनके क्रोमोसोम को स्टडी किया जाता है तो बेटा जो इंडिविजुअल के जेंडर का भी पता लग जाता है। तो पहले बेटा बहुत ज्यादा फीमेल फिटिसाइड होते थे, ठीक है, क्योंकि जेंडर का पता चल जाता था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत होती थी बेटा, लेकिन अब तो इतना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस के ऊपर पार्शियली बैन इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि फीमेल फिटिसाइड ना हो उसको रोकने के लिए, लेकिन बेटा यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर की परमिशन चाहिए, उनको भी सर्टिफिकेट प्रॉपर रीजन देना रहता है कि क्यों अमीनोसेंटेसिस परफॉर्म की जा रही है। एमटीपी को मतलब फीमेल फिटिसाइड मतलब जो एमिनोसेंटेसिस एंड एमटीपी हैव बीन मिसयूज किया जाता है बेटा एमिनोसेंटेसिस मतलब जो फीमेल फिटिसाइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अमीनोसेंटेसिस को मैंने पूरा दिखाया मतलब बता दिया है, ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एनालिसिस ऑफ फीटल सेल एंड डिसॉल्व द सब्सटेंसेस फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड। टेक्निक मतलब जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर है जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया का पता लगाया जाता है। स्टैट्यूटरी बैन है, ठीक है, मतलब फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए। ऑलराइट, आगे हम चलते हैं बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को वेंडल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली नेम क्या है, वेंडल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी इसको बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। देखो मतलब सबसे ज्यादा चांसेस किस एज ग्रुप के अंदर होने की चांसेस है, 15 टू 24 ईयर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। मतलब ऐसे भी है कि बैक्टीरिया का पॉजिटिव एजेंट प्रोटोजोआ और वायरल, ये आपको देखना है। गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियमसिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोआ, वायरल जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल वॉर्ट्स एंड एड्स। इसमें से कौन सी बेटा कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, बाकी को अगर टाइम से पता लगा लिया जाए तो क्योरेबल है। कौन कौन सी नहीं है बेटा, जेनाइटल हर्पीज मैंने रेड क्लास है, रेड, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ठीक है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, ठीक है, बाकी कंप्लीटली क्योरेबल है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है। अदर जो है एमओटी फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस एंड एचआईवी इन्फेक्शन इंक्लूड्स, और ये किस तरीके से होती है बेटा, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। इसको रो किस तरीके से रखते हैं बेटा, रो किस तरीके से रख सकते हैं,
मतलब प्रिवेंशन क्या रहेगा, अवॉइड मतलब सेक्स विद नॉन पार्टनर, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर मतलब मैंने आपको फिजिकल बैरियर मेथड बताया था कि कॉन्डम सबसे पहले मतलब अकेला ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो भाई डॉक्टर को जरूर से जरूर कंसल्ट करें, ठीक है। अब देखो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्यों मतलब अर्ली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है ना, जो अर्ली जो ट्रांसमिटेड डिजीज है इनको मतलब देखो जो भी स्टार्टिंग के अंदर बेटा जो सिम्टम्स होते हैं ना उनको कंप्लीटली क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, जैसे कि इचिंग हो गया, फ्लू डिस्चार्ज हो गया, स्लाइड पेन हो गया, स्वेलिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसा लगता है कि नॉर्मल से है, ऑलराइट। ये इसीलिए मैक्सिमम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ना उनका पता नहीं लगता। ऑलराइट, जो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी यूट्रस को छोड़ के कहीं पर भी हो सकती है, कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर लेट पता चले तो। अर्ली के अंदर बेटा ज्यादा मतलब इग्नोर करते हैं लोग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनफर्टाइल कपल इनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। देखो इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अगर कोई कपल रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है फॉर 1 to 2 year, अगर तब भी वो कैपेबल नहीं है मतलब कंसीव करने के लिए, तब हम कह सकते हैं जो कपल है वो क्या है, इनफर्टाइल है। और इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है बेटा कि मदर ही मतलब फीमेल पार्टनर ही रेस्पॉन्सिबल है या फिर मेल पार्टनर भी रेस्पॉन्सिबल है, दोनों के मतलब इक्वल चांसेस है। इसके पीछे के रीजन फिजिकल भी हो सकते हैं, डिजीज भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, कॉन्जेनाइटल भी हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल भी होते हैं, ठीक है। तो मतलब मेल के अंदर जैसे कि क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म हो गया कि मतलब जो टेस्टिस है डिसेंड ही नहीं किए, लूज स्पर्म काउंट हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। अगर ज्यादा मतलब कोई मतलब मेल बेटा ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्पर्म काउंट कम होने के यहाँ पर चांसेस है। और अगर मैं बात करूं फीमेल के अंदर, फॉर एग्जांपल बर्थ से ही फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, यूट्रस मालफॉर्मेशन है, और जीएनआरएच की मतलब जो डेफिशिएंसी है, और इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी है, तो ये सारे के सारे रीजंस क्या है बेटा, ये सारे के रीजंस है कि इनफर्टिलिटी को कॉज कर सकते हैं। और हमारे पास टेक्निक है जिनको बेटा हम ART बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो हेल्प करते हैं इनफर्टाइल कपल को टू कंसीव। और तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की और इन विवो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो का मतलब है जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। यहां पर जो इन विवो के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। कैन फीमेल प्रोड्यूस, अब देखो पहले तो हम पूरे की पूरी तीनों को समझते हैं, ZIFT को, IUT को और ICSI को हम समझते हैं, ठीक है। जो ZIFT क्या है बेटा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ZIFT क्या है बेटा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो एक बार हम समझ लेते हैं इसको जल्दी से। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, किसकी बात कर रही हूं मैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की यहां पर बात हो रही है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के बाहर हो रही है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल लैब के अंदर ये हो रही है और सारी की सारी क्या प्रोवाइड की जा रही है, वही कंडीशंस प्रोवाइड की जा रही है जो कि मतलब बॉडी के अंदर थी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमने एग भी ले लिया और स्पर्म भी ले लिया और बॉडी के बाहर क्या कराया है, फर्टिलाइज कराया, तो क्या बना है, जाइगोट, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो, ठीक है, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर किया जा रहा है, जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, अप टू 8 सेल स्टेज कहां पर ट्रांसफर होगा बेटा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और इसको हम क्या बोलेंगे, ZIFT। ZIFT का मतलब क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर ये मोर देन 8 सेल स्टेज है, मोर देन 8 सेल स्टेज, मोर देन अगर ये 8 सेल स्टेज है तो ये कहां पर ट्रांसफर होगा बेटा, यूट्रस के अंदर होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। अगर भाई रिपीटेड अगर फेल्योर हो रहा है, अगर ये सारी की सारी कंडीशन होने के बाद भी अगर मतलब कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो तब क्या होगा कि अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो हम ZIFT भी नहीं कर सकते, ठीक है।
तो नॉर्मली तो ये हो रहा है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फेल हो रही है बार बार, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है कि जो स्पर्म है वो इनकैपेबल है, ठीक है, कैपेबल नहीं है कि जो भी एग के अराउंड जो भी मेम्ब्रेन थी उनको पियर्स करने के लिए। तो यहां पर जो डायरेक्ट है बेटा, जो डायरेक्ट जो स्पर्म है, ठीक है, वो इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्टेड। ये डायरेक्ट स्पर्म किसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है? इंजेक्टेड इनसाइड, डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्टेड इनसाइड। कहां पर इनसाइड किया जाता है बेटा? इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, ठीक है, यानी कि ओप्लाज्म आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पर इसको हम बोलते हैं बेटा इक्सी। इक्सी का मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो 3 हमने डिस्कस कर ली। कौन कौन सी कर ली हमने? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और इक्सी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये होता है किसके अंदर? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूं आपके सामने इन विवो फर्टिलाइजेशन की। किसकी बात कर लेती हूं बेटा? इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहां पर हो रही है? इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो पहली टेक्निक है बेटा ZIFT, यानी कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या होगा बेटा? यहां पर मदर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट, बट वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। मदर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट, मदर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट। जो मदर है इट्स नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट, बट वो प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। क्या कर सकती है बेटा? प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बेटा जो एग है वो मदर, जो एग है वो किसी डोनर से लिया और ट्रांसफर कर दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर। जो सेकंड जो टेक्निक है बेटा, इसको हम बोलेंगे इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कब किया जाता है बेटा? जो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कब किया जाता है? कि जब किसी मेल पार्टनर को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, ठीक है, क्या हो? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो और स्पर्म काउंट लो हो, ठीक है, और स्पर्म काउंट लो हो। तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है बेटा? जो स्पर्म है, ठीक है, वो डोनर से लिए जाते हैं या फिर हस्बैंड से लिए जाते हैं और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन दोनों के केस के अंदर बॉडी के अंदर हो रही है। तो देखो अगर स्पर्म यूट्रस के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो भी, यानी कि इंसेमिनेशन की प्रोसेस अगर नहीं हो रही तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर कराई जा रही है। अगर स्पर्म काउंट कम है तो देखो पहले जो स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर करेगा, सर्विक्स के अंदर एंटर करेगा, फिर यूट्रस के अंदर जाएगा, फिर फेलोपियन जो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन है वहां जाके फर्टिलाइजेशन होगा। तो रास्ता छोटा कर दिया, यानी कि वेजाइना और सर्विक्स डायरेक्ट ही यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसको हम बोलते हैं इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो अब आप इसको समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल ओवा मतलब प्रोड्यूस गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन जैसे कि इसके अंदर नहीं कर सकती, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर ये चीज नहीं पॉसिबल है। ऑलराइट, तो वैसे तो बेटा आप ये और ये मैंने सारी की सारी चीजें इसके अंदर आपको करा दी है। ऑलराइट, और बाकी डिटेल के अंदर ये भी है, आप जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर किया जाता है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर अप टू 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन अगर 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा और ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो ट्रांसफर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर। और यहां पर बेटा और इसी को जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है, मैंने तो कर दिया है वैसे कि डायरेक्ट स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है एग के अंदर। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा सीमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना के अंदर। अगर स्पर्म काउंट कम है तो बेटा इंट्रायूटेराइन, ठीक है। अगर स्पर्म काउंट अगर कम है, ठीक है, अब शायद आपको प्रॉपर विजिबल होगा। ऑलराइट, तो देखो अब देखो यहां पर क्या बोला मैंने, यहां पे
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर अगर स्पर्म काउंट किया जाएगा कि जो सीमेन है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके अंदर, वेजाइना के अंदर। अगर बेटा कम है तो उसके अंदर इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को कराया जाएगा, ठीक है। आप गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर के अंदर फीमेल कैन प्रोवाइड कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। और टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम किसके अंदर आते हैं बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा आपका होमवर्क, तो होमवर्क के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर आपको फुल फॉर्म बतानी है किसकी, एक तो आपने बतानी है कि ICSI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ICSI की फुल फॉर्म क्या है, और आपने बतानी है VD की फुल फॉर्म क्या है बेटा, और आपने बतानी है RCH की फुल फॉर्म। तो 3 फुल फॉर्म आपने कमेंट बॉक्स में आपने बतानी है, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर था, ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से समझा है, कुछ भी चीज आपकी मिस नहीं हुई है, सिर्फ स्पीड ज्यादा हो गई है, ऑलराइट। और हमने मतलब पूरे की पूरे चैप्टर को रिवाइज करा दिया है बहुत कंसाइजली, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।